تو क्या पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? अब पाकिस्तान ने ना इस वक्त कुछ ऐसी डिमांड्स की हैं सऊदी अरब से जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, इसका जरा मैं आपको आसानी के साथ समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त जंगज़दा मुल्क बना हुआ है। उनकी ऑयल की रिफाइनरीज खतरे में है। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, उनकी तिजारत भी बंद है। सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है या खराब हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नजर से भी जायज नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान ने मांगा क्या, ये जरा आप देख लीजिए, इसमें आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये दुनिया भर के मीडिया में छप गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का डिपॉजिट मांगा है कि हमें कर्जा दे दें आप $5 अरब, और 10 साल के लिए वो डिपॉजिट आप हमारे पास रखें। अच्छा, याद रखिएगा, सऊदी अरब का पहले ही पैसा पाकिस्तान के पास है, तो बहुत मुमकिन है ये वही पैसा जो है उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको हमारे अकाउंट में रहने दें, पैसे को आप ये पैसा अगले 10 साल तक हमारे अकाउंट से ना निकालें। 8 चीजें मांगी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, जो 2 बड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि 10 साल के लिए $5 अरब आप हमारे कौमी खजाने में जमा रहने दें। नंबर 1, ये कोई पैसा हमें वो दे नहीं देंगे लेकिन हमारे कौमी खजाने में जमा रहेगा। नंबर 2, $5 अरब की तेल की सहूलत हमें दी जाए, यानी मेरे उधार तेल देता है सऊदी अरब, उसकी मिकदार जो है वो $5 अरब तक कर दे। पहले मेरे ख्याल में $1.2 अरब थी, किसी दौर में ये $2 अरब भी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि $5 अरब का तेल, तो ये $10 अरब की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है। ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा। ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना। पाकिस्तान के रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका ये पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं, मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख में अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़ियाउल हक। उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे, लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब ममालिक की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जहाद की बुनियाद रखी थी। आपको याद है, तब भी अमेरिका था, अमेरिका के इत्तेहादी थे और अरब ममालिक थे, और अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि ये जहाद है। उस लड़ाई में पाक फौज, तालिबान, अरब और अमरीकियों ने एक साथ मिलकर शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी थी, और बाद में उन्हीं तालिबान ने, जिनको तैयार किया गया, अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को शिकस्त देकर इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान वही खड़ा है। आज ईरान में रजीम चेंज करना मकसद है और उसके लिए एक बार फिर अरब ममालिक, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, उनके इत्तेहादी, वो सारे फिर उसी मुकाम पे दोबारा से खड़े हैं। तब भी बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो गए थे। आज भी इम्कान है कि बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो जाएंगे। तब भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुक्मरान थे और उनको और उनके इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। ज़ियाउल हक था ना, ज़ियाउल हक को और उसके इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था इस वफादारी के बदले में। आज भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुकूमत है, एक डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। वही मामला आज भी है। तब भी पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी सरहद हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी और एक मुस्तकिल खतरा ले लिया था, और आज भी पाकिस्तान की एक और सरहद गैर महफूज होने की तरफ जा रही है और यही खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो पाकिस्तान को बड़े होश के साथ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका।
पार्लियामान में डिस्कस ही नहीं किया। यानी जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा करने जा रहा था तो पार्लियामान में पाकिस्तान ने डिस्कस नहीं किया। पार्लियामान में डिस्कस करते तो यह शर्त रखी जाती कि अगर सऊदी अरब किसी हमारे दोस्त हमसाया मुसलमान ब्रादर इस्लामी मुल्क से लड़ेगा तो हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर किसी दुश्मन से लड़ेगा तो लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। कोई कंडीशन रखी जा सकती थी ना, लेकिन कंडीशन रखी नहीं गई। यह कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला क्या सऊदी अरब पर हमला होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अब इसको ना हमारे मौलवी, ये जो दरबारी मौलवी है पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, ये इसको मक्का और मदीना की हिफाजत करार देंगे। वो कहेंगे जनाब कि हम तो हरम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ऐसे ऐसे शेर आपको मौलवियों ने सुनाने ना, ऐसा ऐसा आपको जज्बाती करना है ना कि जैसे मक्का और मदीना को खतरा इसराइल से नहीं है, ईरान से है। अब ये मौलवी आपको ये कहानियां सुनाएंगे और आपको लड़ाई की तरफ रागिब करेंगे अगर ये माहौल बन गया तो। मैं कंडीशन अभी भी रख रहा हूं, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद कोई होश के नाखून ले और इस लड़ाई से पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन बज़ाहिर चीजें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की फैसिलिटीज मांगी है ना, उधार मांगा कि 5 अरब डॉलर तो उधार दे दो, हमारे अकाउंटों में आप रख दें 10 साल के लिए। कुछ और चीजें भी मांगी है, IMF के हवाले से भी मदद मांगी है, और साथ में 5 अरब डॉलर का उधार तेल भी आप हमें दे दें, फैसिलिटेट कर दें। जिस तरह पाकिस्तान ने मांगा है, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान एक सौदेबाजी कर रहा है। अब मक्का और मदीना तो कोई खतरे में है नहीं, और ईरान से तो मक्का और मदीना को खतरा होना नहीं चाहिए, मुसलमान तो सारे उसकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है अरब ममालिक में जिसके बाद इस लड़ाई का जवाब बन जाएगा। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा अरब ममालिक में जिसके बाद लड़ाई का जवाब पैदा कर दिया जाएगा, यह लड़ाई का जवाब बन जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी प्रो इसराइल है। मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान वो सारी चीजें कर रहा है जिससे इसराइल को फायदा हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना, अमेरिका को दरखास्त करना कि हम अपनी फौज भेजना चाहते हैं गाजा में, फिर सऊदी अरब के साथ एक दिफाई इत्तेहाद में जाना, फिर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नाम लिए बगैर करना, उनका यानी नाम भी ना लेना, उनकी मजम्मत भी ना करना, फिर ईरान की मजम्मत करना कि वो अमेरिकी अड्डों पे अटैक क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें ना इसराइल को बहुत फायदा दे रही है, और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा तो इसराइल और पाकिस्तान जब शाना बशाना लड़ेंगे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में जो जियारत के शोधा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जायद हो गए, अब वहां पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहिदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हजारों लोग यहां पे मौजूद थे, और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबात तस्लीम किए मुजाहिरीन के। जो चीजें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूं। देखें, बड़े सादा सादा मुतालबात थे, जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूं, फिर आपको बताता हूं तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा यह था, और यह कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे, और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में जम किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत खराब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया कोयटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि FC को शहरों से हटाया जाए, और अगर अमन व अमान के क़याम के लिए उनकी जरूरत हो तो हर जिले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो FC है या फौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेन ही नहीं होती। मैं कोई फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूं। अब यहां बरतानिया के अंदर इनकी फौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहां पे भी लड़ाई हो जाएगी। फौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फौज छावनियों में रहती है, फौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स में रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी जरूरियात के बारे में,
उनके साथ डील कैसे करना है, इन चीजों के बारे में, तो वहां तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। बहरहाल जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीजें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। नंबर एक तो फौरी तौर पे जो जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास, ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदा ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया और फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे, आप पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप एफसी को वहां से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पे ले जाएंगे जहां उनका काम है। लिहाजा जरूरी यह है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं इन पुलिस एहलकारों को पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाए, लवाहिकीन की कफालत की जाए, बच्चों की तालीम और मुआवजा जो है पॉलिसी के मुताबिक वो फराहम किया जाए और जो भी इनके ड्यूज बनते हैं वो इन्हें फौरी तौर पे जारी किए जाए। ये बहुत जरूरी है कि ये सब किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पिसे हुए तबकात हैं या गरीब पुलिस वाले हैं उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता जो दूसरे शोहदा के साथ होता है। तो ये भी उनका एक मुतालबा था, ये फौरी तौर पे पूरा होना चाहिए। तो नाज़रीन, ओवरऑल हुकूमत ने अब मुतालबा तस्लीम कर लिए। ये पहले दिन कर लेते तो इतने दिनों तक शोहदा की लाशें सड़कों पर तो ना पड़ी रहती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए। पहले ये ढिटाई पे उतरे हुए थे कि जी हम बात नहीं मानेंगे, हम इसका जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, हम जो है वो शोहदा का जो उनका इज्जत और उनकी जो तकरीम है वो उनको नहीं देंगे, लवाहिकीन की बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो लोग डट गए। हुकूमत को लगता था 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ये लोग चले जाएंगे, लेकिन जब दिन काफी बढ़ गए तो फिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा शोहदा के लवाहिकीन और धरना देने वाले लोगों के सामने। तो अब जो शोहदा है उनकी तदफीन होगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। चंद सहाफी जो हैं वो भी गायब हो गए हैं। चंद नौजवान, यानी रोजाना 2-3 खबरें आती हैं कि नौजवान बलूचिस्तान से लापता कर दिए जाते हैं। और ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं इनका सिलसिला पहले भी जारी था, लेकिन अब बहुत तेज कर दिया गया है। अहमद फरहाद साहब, जिन्हें आजाद कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में कुछ समझ नहीं आती, तो इतलात आती रहती हैं। हुकूमत ने किस चक्कर में उन्हें जेल में रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, क्यों उन्हें गिरफ्तार रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, कौन सा ऐसा उन्होंने जुर्म कर दिया सवाए इसके कि वो अपने लोगों के हक के लिए बात करते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो अहमद फरहाद साहब की सेहत काफी खराब हुई है, इसके बारे में कुछ सहाफी मुझे बता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत काफी खराब है, उनको रिहाई मिलनी चाहिए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। लेकिन दबाव उन पे यही है कि आप एक वीडियो बना दें और घर चले जाएं। बहरहाल अहमद फरहाद साहब ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरे ख्याल में वीडियो बना के जान छुड़वाएं, बाहर निकल के अपना इलाज करवाएं और उसके बाद जो है फिर आप अपना मौक़िफ़ दें। सारी दुनिया को पता है कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। आप अगर वीडियो बना भी देंगे ना, कोई अगर अहमद फरहाद साहब वीडियो बना देंगे या कोई वीडियो बना देंगे वो जो शौकत नवाज मीर साहब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है जबरदस्ती बनवाइए, पकड़ के बनवाइए। इंसान लोहे का तो नहीं बना हुआ होता, इंसान कोई बहुत मजबूत, कोई स्टील का बना हुआ तो नहीं होता। आप मुझे दे दें कोई भी एक जर्नैल और दें मुझे 1 हफ्ते के लिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा उससे, जो वीडियो आप कहेंगे मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। यहां तो लोग 4-4 5-5 महीने गायब कर दिए जाते हैं ना, तो आप दें कोई बंदा उसे वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। इंसान को आप मारते रहे, एक वक्त आता है आप उसकी फैमिली को भी मजबूर करें, आप सबको मजबूर करें, आप उसके बच्चों को मजबूर करें, तो अल्टीमेटली आदमी टूट जाता है। तो उससे वीडियो बनवाई जा सकती है। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है। अहमद फरहाद साहब इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं, शौकत नवाज मीर साहब भी इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं। मैंने इसका सामना किया, मैं इसलिए जानता हूं। लिहाजा कोई यकीन नहीं करेगा, अगर आपने कोई वीडियो बना भी दी तो कोई नहीं मानेगा ये जबरदस्ती बन रही है। नाजरीन, कश्मीर में क्योंकि अहमद फरहाद साहब वहां गिरफ्तार हुए हैं, वहां मैं आपको ले जाता हूं कश्मीर में सूरत हाल क्या है। दरअसल हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। जो ओवरसीज बीच में बंदे डाले गए ना, उन्होंने आकर कहा कि जनाब हमें भेजा है आसिम मुनीर साहब ने,